everyone, welcome back to my channel Mastering Education today. आई नो आप लोगों का कल MHI 109 का एग्ज़ाम है और इस टाइम पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक फास्ट रिवीजन की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग MHI 109 के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें पिछले 10 साल में क्वेश्चंस आए हैं उनका रिवीजन करवाने वाली हूँ। और ये कोई फास्ट पेस्ड रिवीजन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको स्लाइड्स में सब कुछ दिख रहा है, आप इससे पढ़ सकते हो। साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको कल के एग्जाम के लिए चीज़ें याद रहें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं तो हमें ना दिमाग में सिर्फ प्रोटेस्ट या फिर लीडर्स की बातें ही याद आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे, हम एक लॉन्ग स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। लॉन्ग स्ट्रगल, जिस भी वर्ड पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दूँ, समझ जाना कि वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें अपने आंसर्स में वो मेंशन करना है। ओके, तो हम लोग ना एक लॉन्ग स्ट्रगल की बात कर रहे हैं जिसमें पूरा देश धीरे धीरे पॉलिटिकली अवेयर हुआ। इंडियन नेशनल मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एंटी कॉलोनियल मूवमेंट माना जाता है। इसका सबसे मेन गोल था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को खत्म करना और इंडिया को अपना सेल्फ रूल देना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ ही इसलिए था ताकि हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को खत्म कर सकें और इंडिया को एक स्वराज दे सके, अपने ऊपर राज करने का मौका। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। यूरोपियन कंट्रीज में जो नेशनलिज्म आया वो अक्सर लैंग्वेज, रेस या एथनिसिटी के बेसिस पे था, लेकिन इंडिया का नेशनलिज्म अलग था। इंडिया में नेशनलिज्म एंटी कॉलोनियल था और इंक्लूसिव था। देखो, इंडियन नेशनलिज्म ना बहुत एंटी कॉलोनियल था, यानी कि हमें ब्रिटिश रूल को तो हटाना ही था, प्लस हम लोग बहुत इंक्लूसिव थे। हम लोग जेंडर, रिलीजन, रेस इन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे थे, हमारे में बहुत यूनिटी थी। ओके, सारे रिलीजन के लोग, सारे लिंग्विस्टिक अलग अलग ग्रुप्स के लोग सब मिलकर एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे, वो था किसी एक के अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनीज के अगेंस्ट। ओके, मतलब कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये मूवमेंट किसी एक रिलीजन, लैंग्वेज या रिलीजन के लिए नहीं था। ये मूवमेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सबको साथ लाने की कोशिश था। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म का कैरेक्टर ब्रॉड और इंक्लूसिव था। ओके, अब तुम्हें ना थोड़े बहुत ये फेजेस याद होने चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट के डिस्टिंक्ट फेजेस थे। तो अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक दिन में स्ट्रांग नहीं बन गया था, बहुत टाइम लगा हमें स्वराज पाने में। इसीलिए ये अलग अलग फेजेस से गुजरा है। तुम्हें ईयर अगर याद रहे तो ठीक है, बट एग्जाम में अगर याद ना हो तो अलग गलत मत लिख कर आना, ठीक है। सिर्फ ये लिखा ना कि क्या क्या फेजेस थे। ओके, देखो, शुरुआत हुई थी मॉडरेट फेज से, फिर आया हमारा एक्सट्रीमिस्ट फेज, उसके बाद आया गांधीयन मास मूवमेंट्स, और फाइनली हमारा इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पास का फेज आ गया। ओके, हर फेज ने पिछले फेज से कुछ सीखा और मूवमेंट और ज्यादा लोग तक पहुंचता गया। ये ग्रेजुअल ग्रोथ एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर पूछा है कि मूवमेंट का नेचर कैसे चेंज हुआ, तो तुम्हें बताना है कि क्या अर्लियर फेज था और अब लास्ट में कौन सा फेज आया। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि क्या नेशनलिज्म आया ही क्यों, क्या रीजंस थे नेशनलिज्म आने के। ओके, देखो, ब्रिटिश रूल सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का भी सिस्टम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को ना एक ऐसी कॉलोनी के जैसे ट्रीट किया जहां से उन्होंने रॉ मटेरियल्स ले जाते गए, ब्रिटिश गुड्स वहां आके बेचते रहे, और जहां इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने ही नहीं दिया गया था बिल्कुल भी। ओके, देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, मेनली वो हमारी कंट्री में आए थे, उन्होंने रॉ मटेरियल्स हमारी कंट्री से ले लिए, अपनी कंट्री में जाके गुड्स बनाए और फिर वापस आके इंडिया में ही उन्हें बेचा। तो जहाँ पे हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज ग्रो होनी चाहिए थी ना, उन्होंने वो चीज़ होने ही नहीं दी। और इस एक्सप्लॉयटेशन ने इंडियंस को धीरे धीरे ये रियलाइज करवाया कि ब्रिटिश रूल इंडिया के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं था। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलोनियल
एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ? ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से ना, ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज लेकर आए थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज। जैसे आपको पता ही है 1991 की एलपीजी रही है, वैसे उनकी कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज थी पहले। उन्होंने क्या करा था, एक तो उन्होंने फार्मर्स पर बहुत हैवी टैक्स लगा दिए थे, इंडियन एग्रीकल्चर को स्क्वीज किया गया था, यानी कि हमें इतना कुछ ग्रो नहीं करने देते थे। जैसे कि तुम्हें याद होगा, इंडिगो प्लांटेशन के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स करा गया था, और प्रॉफिट्स जो है वो ब्रिटेन भेज दिए जाते थे। कोई भी अगर प्रॉफिट कमाता भी था तो सारा कुछ अपना ब्रिटेन में भेज देते थे। इससे कॉमन लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, और यहीं से हमारा इकोनॉमिक एंगर डेवलप होना शुरू हुआ था। ओके, अब हम इसमें बात कर लेते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। देखो, इंडिया का टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दुनिया भर में बहुत फेमस था, लेकिन ब्रिटिश फैक्ट्रीज के कपड़े जब इंडिया में आए तो इंडियन आर्टिसंस compete ही नहीं कर पाए। रिजल्ट इसका ये हुआ कि आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड हो गए, लोग फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और पावर्टी बढ़ने लगी। इससे पूरे प्रोसेस को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ओके, समझ आ गया? बाहर से जब कपड़े वपड़े बनकर आए तो हमारे जो आर्टिसंस हमारे यहाँ के थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि वो compete नहीं कर पाए प्राइजेस वगैरह में, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सारा वहाँ भेज दिया जाता था। तो लोग फार्मिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और इससे क्या हुआ, गरीबी हमारे देश में बढ़ गई और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ओके, फिर आता है राइज ऑफ मिडिल क्लास। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से एक नया क्लास बना जिसे हम कहते थे इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स को जानते थे, राइट्स और रिप्रेजेंटेशन की बातें करते थे। इसी क्लास ने अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया था। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि यही वही क्लास है जिसने अर्ली नेशनलिज्म के बारे में नींव रखी थी। ओके, फिर आती है हमारी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नारोजी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडियन मनी, इंडियन प्रॉफिट्स और इंडियन रिसोर्सेज ब्रिटेन भेजा जा रहा था। उन्होंने हमें बताया कि क्या ये ड्रेन थ्योरी है, इसमें कैसे इंडिया को ड्रेन कर दिया गया था, उसके पैसों से, प्रॉफिट से और रॉ मटेरियल से, सब कुछ जो है वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था। उन्होंने ना क्लियरली बोला था कि ब्रिटिश रूल एक ड्रेन है इंडिया के लिए, और ये थ्योरी नेशनलिज्म का इकोनॉमिक फाउंडेशन बन गई थी। ओके, पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पे काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें पता होनी चाहिए किसने दी थी और इसका मतलब क्या था। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अर्ली नेशनलिस्ट्स एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि कैसे जो है नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और कैसे इसकी जो डिमांड्स थी क्या थी, और हमें क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ओके, देखो, आईएनसी की जो फाउंडेशन है वो 1885 में हुई थी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इसके पीछे ये आइडिया था कि इंडियंस के पास एक कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो जहां पर वो अपनी बातें रख सके। ठीक है, यानी कि एक जैसे टीवी शो बना दिया, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे अपने बारे में बात करेंगे, अपने राइट्स के बारे में, अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। ओके, इसके इनिशियल मेंबर्स जो थे वो ज़्यादातर एजुकेटेड थे, अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे, और वो लोग काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे। ये लोग ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर रिफॉर्म्स चाहते थे, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये चाहते थे कि इनकी कंट्री में चेंज आए। ओके, इसकी जो मॉडरेट अप्रोच ली गई, हमने अभी पढ़ा था मॉडरेट फेस के बारे में। मॉडरेट लीडर्स जैसे दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि पेटिशंस, मीटिंग्स और डिस्कशंस के थ्रू ही हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं। वो वायलेंट मेथड्स में बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेटली फेयर है। तो देखो, ये जितने भी लीडर्स थे ना, इनको लगता था कि हमें बात करनी चाहिए, अपनी मांगे रखनी चाहिए, और इसी से हम लोग जो है अपने आप को जस्टिस दे सकेंगे। बिकॉज एट द एंड उन्हें वायलेंस नहीं चाहिए था, मारपीट नहीं चाहिए थी, वॉर नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ब्रिटिशर्स का जो जस्टिस सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, इसलिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस, यानी कि हमारे डिमांड्स क्या थे और क्या हमें मिला, क्या नहीं मिला। देखो, मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन ये था कि नेशनलिज्म को शेप दिया, ऑल इंडिया लेवल पर पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाई, ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मूवमेंट मासेस तक नहीं पहुंच पाए। सिर्फ जो एक मिडिल क्लास है ना वहीं तक पहुंच पाए, लेकिन जो और लोग थे दुनिया में उस तक नहीं पहुंच पाया, जो रूरल क्लासेस थी उन तक नहीं पहुंच पाया ये। इसी वजह से यंगर जनरेशन इम्पेशेंट हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है देश में। ओके,
देखो मॉडरेट फेज बहुत ज़रूरी था कि बिकॉज़ इन लोगों ने ग्राउंड वर्क रखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इनकी अप्रोच जो है वो सही नहीं थी, बिकॉज़ कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे इमीडिएट। अब हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड स्वदेशी मूवमेंट की। हमने पहले ही मॉडरेट फेज की बात कर ली है, अब हम एक्सट्रीमिस्ट फेज पे आ गए हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये आपको डेट याद रहनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार अगर आप डेट्स लिखते हो, ईयर्स लिखते हो, तो उसका ज़्यादा एग्जामिनर पे असर पड़ता है, तो आपको याद रहना चाहिए। अगर हम बात करें तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को रिलीजियस लाइन पर डिवाइड कर दिया था, मतलब कि बंगाल मुस्लिम्स और बंगाल हिंदूज को अलग करके बंगाल को डिवाइड कर दिया था। नेशनलिस्ट ने ना इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को मानना शुरू कर दिया था कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब एक तरह उनमें ना एक क्वेश्चनिंग वाली पावर आ गई थी कि ये लोग हमें हमारे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। और इस इंसिडेंट ने लोगों को इमोशनली जोड़ दिया और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को जन्म दिया। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म का जो एक बर्थ हुआ था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से हुआ था। अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की, तो इसमें तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल का मानना था कि फ्रीडम मांगनी नहीं होती, फ्रीडम लेके आनी होती है। जैसे कि हमने मॉडरेट फेज में पढ़ा, वहां पे वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर का मानना था कि हमें मांगना नहीं है, हमें लेनी पड़ेगी वो चीज। स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू लोगों को ये सिखाया गया कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो और इंडियन गुड्स को यूज करना शुरू करो। यानी कि अगर कितने भी तुम्हें ब्रिटिश गुड्स अच्छे लग रहे हो, सस्ते मिल रहे हो, बट नहीं, तुम अपनी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है चीजें उन पे डिपेंडेंट हो, उन्हें यूज करो, ताकि तुम मूवमेंट को जो है एक नेशनलिज्म को अपनी लाइफ का डेली हिस्सा बना सकोगे। ठीक है, इससे जो हुआ मास मोबिलाइजेशन शुरू हुआ, काफी लोग इकट्ठे आए, रिलीजियस कल्चरल सिंबल्स वगैरह यूज करे गए और पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है साथ स्टार्ट हुआ। इसमें अब की बार जो था, स्टूडेंट्स, वुमेन, अर्बन वर्कर्स, सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा और इससे जो है एक मास मूवमेंट बना, जिससे गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया था 1908 में। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज की हमने बात करी है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। कुछ लोगों को लगा कि पीसफुल मेथड से इंडिपेंडेंट मुश्किल है, इंडिपेंडेंस मिलना, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी पाथ चूज किया। ठीक है, पहले जैसे नॉन वायलेंस हो रहा था और मूवमेंट्स हो रहे थे, स्ट्रगल हो रहा था, सेल्फ मतलब सैबोटैज कर रहे थे वो लोग, धरने पे बैठ रहे थे। लोगों को लगा कि इन सब मेथड से हमें इंडिपेंडेंस मिलना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी पाथ चूज किया। इसमें हमारे मेजर जो लोग आ जाते हैं वो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हैं जिन लोगों ने सैक्रिफाइस करा, करेज दिखाया, और इससे हमें नेशनलिज्म का जो है मेन हमें एक सिंबल मिला कि चाहे इनका मास बेस लिमिटेड था, लेकिन इंस्पिरेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, इसमें काफी सारी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी, काफी सारे लोग जुड़े, और इनके जो मेथड्स थे वो क्या था, पॉलिटिकल असैसिनेशन, बॉम्ब अटैक्स, डकैती। इन लोगों ने कोई भी धरने नहीं दिए, इन लोगों ने डायरेक्ट जो है एक कह सकते हैं उन पे अटैक करा, ताकि हमें अपनी जो है नेशनलिज्म छीननी पड़ेगी उनसे, हम लोग मांग नहीं सकते वो चीज। ओके, इसका जो इम्पैक्ट हुआ, एंटी ब्रिटिश जो है सेंटिमेंट काफी हमारा अलाइव रहा, नेशनलिस्ट डिमांड जो थी हमारी वो मानी गई काफी कुछ, लेकिन इन लोगों का रीच ज्यादा नहीं था, ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, तो इसलिए इतना इफेक्टिव नहीं रहा था। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंस्पिरेशनल माना जाता है और वन ऑफ द मोस्ट जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट था ये नेशनलिज्म के फेस में। अब हम बात करते हैं गांधीयन एरा की, जिसमें नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस जैसे मूवमेंट हुए थे। आप सबको पता ही है कि गांधी जी की एंट्री ने ना मूवमेंट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था, क्योंकि इन्होंने वायलेंस की बजाय नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को वेपन बनाया था। जैसे कि पहले हुआ था, रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हुए थे, ऐसा नहीं था। इनका मानना था कि हमें ना नॉन कॉपरेशन करना है, यानी कि हमें उनकी चीजें नहीं माननी, हमें उनकी चीजों को बॉयकॉट करना है और उनके जितने भी गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना है, और इसके अगेंस्ट हमें मूवमेंट्स करने हैं। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा, जिसमें डांडी सॉल्ट मार्च हुआ था, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, और जो
लॉज बनाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, उनको इन लोगों ने तोड़ा था। ओके, तो गांधी जी के मेथड यही थे। इन्होंने कहा था अपनी इंडियन नेशनल मूवमेंट को सिंबल्स बनाओ, और इन्होंने कहा था एकजुट होकर रहो, यूनिटी बनाओ, सत्याग्रह करो, नेगोशिएट करो अथॉरिटीज के साथ, लेकिन मार पटाई नहीं करनी। ओके, देखो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में ना पीजेंट, वुमेन, वर्कर्स, इन सबको मूवमेंट का हिस्सा बनाया गया था, जो कि पहले जो है नहीं हो रहा था। इसमें जो है हमें काफी मास मूवमेंट दिखा था, काफी सारे लोग दिखे थे। नॉन वायलेंस बहुत पावरफुल टूल लगा था, क्योंकि हमें लग नहीं रहा था कि बिना मार कुटाई करे भी हम लोग जीत सकते हैं। इससे क्या हुआ था, ब्रिटिश वगैरह जो है वो नेगोशिएट करने लग गए थे। लेकिन इसके काफी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी थे। एक तो ये बहुत स्लो था, और जो क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस थे ना, जैसे कि इंडियंस में भी क्लास बन गए थे, वो नहीं ये एड्रेस कर पा रहा था। और इसकी जो सक्सेस है वो पोलराइज थी काफी, यानी कि एक तरफा थी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पीजेंट, ट्राइबल एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट की। ये अलग मूवमेंट हुए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ जो है लीडर्स और कांग्रेस तक लिमिटेड नहीं थे। ग्राउंड लेवल पर पीजेंट्स, ट्राइबल और वर्कर भी अपनी फाइट लड़ रहे थे। इन लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ ब्रिटिश जाना नहीं था, फ्रीडम का मतलब था एक्सप्लॉइटेशन का एंड, है ना। यानी कि ये नहीं कि ब्रिटिशर्स चले गए तो खत्म हो गया, उसके बाद उन्हें इंडियन गवर्नमेंट भी तो एक्सप्लॉइट कर सकती थी, बट नहीं, वो लोग अपना फ्रीडम चाह रहे थे, अपने लेवल पर फ्रीडम। ओके, काफी सारे जो है पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे। हमें पता ही है किसान मूवमेंट्स, जैसे कि चंपारण, खेड़ा और बारदोली जैसे मूवमेंट्स में फार्मर्स ने अनफेयर लैंड रेवेन्यू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गांधी जी ने भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया, जिससे पीजेंट्स को कॉन्फिडेंस मिला। इसके लेटर पीरियड में ये सारे जो मूवमेंट्स के नाम है पता होने चाहिए, ईयर्स याद रखो ना रखो, पर मूवमेंट्स के नाम पता होने चाहिए और किसमें क्या हुआ था। तेभागा मूवमेंट जैसे स्ट्रगल आए, जहां फार्मर्स ने कहा था कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हिस्सा हमारा जो है कम मिलता है, क्योंकि इसमें जो तेभागा मूवमेंट था, 3/4 पार्ट था ना, वो इन्हें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। तो इससे ये क्लियर होता है कि नेशनलिज्म का स्कोप इकोनॉमिक जस्टिस तक बढ़ चुका था हमारा। ट्राइबल मूवमेंट्स आए काफी सारे। ट्राइबल कम्युनिटीज ने ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया। बिरसा मुंडा मूवमेंट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट सिर्फ रिसोर्स नहीं थे, क्योंकि उनके लाइफ और आइडेंटिटी का पार्ट थे। इसलिए ट्राइबल मूवमेंट्स ने कॉलोनियल रूल और लोकल एक्सप्लॉयटेशन दोनों को चैलेंज करा था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेबर मूवमेंट्स पे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी चुपचाप नहीं बैठे हुए थे। फैक्ट्रीज, रेलवेज और प्लांटेशन में स्ट्राइक्स हुए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने वर्कर्स को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। वर्कर्स का डिमांड सिंपल था कि एक तो हमें बेटर वेजेस मिलनी चाहिए, बेटर कंडीशंस और डिग्निटी, यानी कि रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हमारे काम को। ये मूवमेंट दिखाते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, जो हमें अब तक लग रहा था ऐसा नहीं है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी था। ओके, तुम्हें सब पता होने चाहिए, जितने भी नाम मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स एंड ब्रिटिश पॉलिसीज की। ब्रिटिश की पॉलिसीज क्या थी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए थे। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना प्रेशर फील करके कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेकिन इन रिफॉर्म्स का मेन एम था कंट्रोल मेंटेन करना और इंडियंस को फुल्ली पावर ना देना। जैसे कि अगर हम देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इस रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्सपैंड हुए, लेकिन सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसने कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रमोट किया, जो फ्यूचर में सीरियस प्रॉब्लम का रीजन बने। यानी कि इन्होंने मुस्लिम, हिंदू, इन सबको अलग अलग करना स्टार्ट कर दिया था और इनके सेपरेट इलेक्टोरल बेसिस बना दिए थे। ओके, देन आया मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म के थ्रू डायरेसी इंट्रोड्यूस हुई। कुछ डिपार्टमेंट्स इंडियंस को दिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट पावर जो है वो ब्रिटिश के पास ही थी। साइमन कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर हम देखें, दोनों साथ में ही जाती हैं। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए पूरे देश ने कहा साइमन गो बैक। बहुत फेमस लाइन है ये साइमन गो बैक वाली। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, लेकिन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश के बीच एग्रीमेंट नहीं हो पाया था कोई। नेक्स्ट हमारी 1935 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ये सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट था। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली और 1937 इलेक्शंस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई अपनी। लेकिन फेडरेशन का प्लान कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये सब रिफॉर्म्स दिखाते हैं कि ब्रिटिश रिफॉर्म देने का ड्रामा कर रहे थे, लेकिन रियल पावर देने के लिए वो लोग रेडी नहीं थे। रियल पावर अभी भी उनके हाथ में ही थी। ओके,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट आया क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हमारा एक फाइनल पुश था अपनी तरफ से इंडियन नेशनल फ्रीडम के लिए। देखो, 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया और इसमें गांधी जी का क्लियर मैसेज आ गया था, डू और डाई, करो या मरो। बहुत फेमस है ये लाइन, आंसर में लिख कर आना प्लीज, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में इस बार डिमांड सिंपल थी, ब्रिटिश इंडिया छोड़ो अभी के अभी। ओके, इसका जो है हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए था। हम लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से चाहते हैं कि आप लोग चले जाओ, और इस पे ब्रिटिश ने क्या करा था, वो लोग कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करने लग गए थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात थी कि मास पार्टिसिपेशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इसका ऑपोजिट इफेक्ट हुआ। विदाउट लीडर्स स्टूडेंट, वर्कर, पीजेंट वुमेन सब स्पॉन्टेनियसली स्ट्रीट्स पर आ गए। रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हुए, और इस मूवमेंट ने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश रूल इंडियन कॉर्पोरेशन के बिना नहीं चल सकता। ओके, इसमें जो हमारे मेन रोल था वो था सुभाष चंद्र बोस जी का। इस टाइम सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। मिलिट्री सक्सेस लिमिटेड थी, लेकिन आईएनए ट्रायल्स ने इंडियन सोल्जर्स के अंदर नेशनलिज्म जगाया। ब्रिटिश को समझ आ गया कि आर्म्ड फोर्सेस भी लॉयल नहीं रहेंगी, तो उनको लगने लगा कि भाई अब तो जब पुलिस आर्मी सब उनकी हो जाएगी तो क्या ही हो सकता है, हम लोग कैसे रूल कर पाएंगे। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक हो चुका था, इसलिए इंडिपेंडेंस अब इनएविटेबल हो गई थी। ओके, तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टीशन, इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरिकल असेसमेंट पे। देखो, फ्रीडम के साथ एक पेनफुल रियलिटी भी आई, दैट इज पार्टीशन। हम लोगों ने अपना देश बांट दिया, क्योंकि सबसे पहले राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बन गए थे, और डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज ने कम्युनल आइडेंटिटीज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। सब अपने रिलीजन पे बात करने लग गए थे। इसलिए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान डिमांड ने सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स बना दी, और कैबिनेट मिशन प्लान यूनिटी बचाना चाहता था, लेकिन मिसट्रस्ट ज्यादा हो गया था, इसलिए उन लोगों ने अपना सेपरेट जो है कंट्री की डिमांड रख दी थी। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की अगर हम बात करें तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्म में डिवाइड भी हो गया। इस पार्टीशन के साथ मास माइग्रेशन, कम्युनल वायलेंस और बहुत ह्यूमन सफरिंग हुई थी। ठीक है, पता होना चाहिए तुम्हें पार्टीशन कैसे और कब हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल मूवमेंट कि क्या क्या हमें मिला और क्या क्या हमारे लिमिटेशंस रह गए। अगर हम ओवरऑल असेसमेंट करें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट कॉलोनियल रूल खत्म करने में सक्सेसफुल रहा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट की, सारे लोग साथ आ गए थे। डेमोक्रेटिक और सेक्युलर फ्रेमवर्क भी मिला, हम लोग एंटी कॉलोनियल हो गए थे, और हम लोग काफी जगह जो है यूनाइटेड भी हो गए थे। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या रही, पार्टीशन हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाए, कम्युनल वायलेंस भी प्रिवेंट नहीं कर पाए, कास्ट और जेंडर के इश्यूज भी पूरी तरह हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। हमारा देश गरीब तो बहुत हो चुका था, और एलीट जो है वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, तो वो लोग काफी लोग ब्रिटिशर्स के साथ चले गए थे, और हमारा कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करने लग गया था, क्योंकि देश खाली हो चुका था रॉ मटेरियल से भी और पैसों से भी। ओके, तो देखो अब मैंने ना तुम्हें इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बहुत ही अच्छा रिवीजन करा दिया हर चीज का। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। कल तुम्हारा एग्जाम है, इतना भी कर जाओगे तो तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी कल के पेपर के लिए, और हम लोग साथ में वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे ताकि तुम एक समझ जाओ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।